हेलो स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट है आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए कैसे हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बोलती है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में जो जेड एक्सिस पे जो नेगेटिव चार्जेस हैं उनको रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, सो इसलिए ऑक्टाहेड्रल से डिराइव किया गया है। तो जैसे इनको रिमूव करता है तो डी जेड स्केयर डी एक्स जेड और डी वाई जेड ऑर्बिटल जो है जिनमें जेड कंपोनेंट है वो बहुत स्टेबल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जेड पे लिगेंड ही नहीं होगा तो इंटरेक्शन नहीं होगी, फोर्सेस ऑफ, है ना, रिपल्शन नहीं होगी, तो ऑब्वियसली वो स्टेबल होगा। तो ये सारे अब क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट या बैरी सेंटर से जो है नीचे आ जाएंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे शो किया हुआ है ई जी और टी टू जी। फिर ये क्या किए, डी एक्स जेड डी वाई जेड और डी जेड स्केयर, जेड वाले जो कंपोनेंट थे वो नीचे आ गए एनर्जी में, और डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर जो है ऊपर चला गया। ठीक है, तो बस यही डिफरेंस है इसमें। डी एक्स स्केयर वाई स्केयर में जो है वो लिगेंड की तरफ पॉइंट करता है, इसलिए उसकी हाईएस्ट एनर्जी है, और उसके बाद जो है डी एक्स वाई है जो कि इन बिटवीन द लिगेंड्स जो है प्रेजेंट है और वो कोप्लेनर है, इसलिए उसकी डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर से कम है, बट बाकियों से ज़्यादा है क्योंकि वो तो एक्सिस पे ही नहीं है, क्योंकि लिगेंड नहीं है ना जेड एक्स पे। सो इसीलिए ये वाला एनर्जी लेवल डायग्राम बनेगा फिर। ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें, अब इसमें जो है बिल्कुल ही उल्टा हो जाता है डीजनरेट सेट। T2 जो है वो ऊपर चला जाता है, E जो है वो नीचे चला जाता है। ठीक है, रिवर्स है स्प्लिटिंग पैटर्न का। थ्री फोल्ड डीजनरेट सेट जो है वो हाइयर एनर्जी का हो जाता है, और टू फोल्ड डीजनरेट सेट जो है वो लोएस्ट एनर्जी का हो जाता है। ठीक है, इनको हम T2 और E से ही रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि G और A का मतलब है जीरेड और अनजीरेड। ठीक है, G और U। ठीक है, जी का जीरेड और अनरेडेड, जिनका मीनिंग जो है सिर्फ फील्ड हैविंग अ सेंटर ऑफ सिमेट्री, वहीं पे इसका मतलब है, बाकी कहीं पे इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और एनर्जी डिफरेंस भी इतना ज़्यादा नहीं होता है, और एनर्जी यहाँ पे इन्होंने डेल्टा टी से रिप्रेजेंट की है, 4/9 डेल्टा ओ। इतनी का स्मॉल है कि इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप भी नहीं हो पाते हैं अपने आप। ठीक है, सो इसलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हाई स्पिन कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, यानी कि पेयरिंग नहीं होती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी, तो कैसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो ये एनर्जी को अफेक्ट कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन, ऑक्सीडेशन स्टेट भी अफेक्ट करती है। जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी ज़्यादा डेल्टा की वैल्यू होगी। नेचर ऑफ द मेटल आयन किस तरह का है। इन द डी ब्लॉक एलिमेंट्स within the same group, as we move from 3D to 4D to 5D elements, delta O increases and hence the tendency to form low spin complexes increases. So delta O जो है वो increase करता जाता है, इसलिए low spin complexes बना देते हैं। Thus elements of the second and third transition series have greater tendency to form low spin complexes than the first transition series. ठीक है, तो फर्स्ट वाले नहीं बना पाएंगे जितना सेकंड और थर्ड बनाएंगे। ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, डेल्टा टी जो है 4/9 डेल्टा ओ है, यानी कि डेल्टा वैल्यू फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इज नियरली 50% ऑफ द डेल्टा वैल्यू फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि 50% है किसके, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के कंपैरिजन में। नेचर ऑफ द लिगेंड, for the same metal ion different ligands result in different amount of splitting, जो हमने पहले ही बता चुके हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो की थी। ठीक है, लिमिटेशंस क्या हैं। सक्सेसफुल थी कलर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इफेक्ट ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स इन द कंपाउंड्स, बट फिर भी उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि एज लिगेंड्स आर कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्जेस कंसिडर किया गया है। एनाइनिक लिगेंड शुड एक्सर्ट ग्रेटर स्प्लिटिंग इफेक्ट,
However, actually the anionic ligands are present at the low end of the spectrochemical series. तो ये वैसे तो नेगेटिव चार्ज वालों को ज़्यादा स्प्लिटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करवाना चाहिए, बट ये जो है वो एंड पे प्रेजेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया. इट ट्रीट्स द मेटल लिगेंड बॉन्ड एज प्योरली आयनिक एंड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द कोवेलेंट करेक्टर ऑफ द बॉन्ड. ठीक है, सो कोवेलेंट करेक्टर जो है वो नहीं बताया. अब आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड बने होते हैं, तो वो नहीं बता पाया. दीज वीकनेसेस हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन लिगेंड फील्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है. ठीक है, वो आप ग्रेजुएशंस में पढ़ते हो अगर नेक्स्ट क्लासेस में. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, अब ये मुझे नहीं पता आपके सिलेबस में है या नहीं है, बट फिर भी अगर नहीं भी होगा तो आप जनरल नॉलेज के लिए समझ लेना इसको. स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन सॉल्यूशन. अब स्टेबिलिटी क्या है, हमने बोला कि डिसोशिएट नहीं होते हैं कंपोनेंट्स उसके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के, बट स्मॉल जो डिसोसिएशन है वो होती ही है. ठीक है, मेटल लिगेंड बॉन्ड के बीच में, और डिपेंड करता है कि मेटल लिगेंड बॉन्ड कैसा है. अगर स्ट्रॉन्गर होगा तो लेस डिसोसिएशन होगी और ग्रेटर स्टेबिलिटी होगी. ठीक है, सो इसीलिए हम स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स को जो है हम यूज़ कर सकते हैं एज अ मेजर ऑफ रेजिस्टेंट टू रिप्लेसमेंट ऑफ अ लिगेंड बाय सम अदर लिगेंड. यानी कि कोई दूसरा लिगेंड जो है किसी पहले वाले लिगेंड को रिप्लेस कर सकता है या नहीं, उसका मेजरमेंट कर सकते हैं हम अगर हमें स्टेबिलिटी पता हो किसी कॉम्प्लेक्स की. ठीक है, और यहाँ पे डिसोसिएशन इन्वॉल्व्स इक्विलिब्रियम बिटवीन द डिसोसिएटेड कंपोनेंट्स एंड द अनडिसोसिएटेड कॉम्प्लेक्स. सो स्टेबिलिटी जो है वो इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म में हम करते हैं, जिसको हम इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलेंगे. और जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते थे वैसे लिखेंगे प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स. ठीक है, इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट. और अगर हमें यही बात यहाँ पे ऐसे रिवर्स में शो करनी हो कि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन कैसे होगी, तो उसके लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा, तो उसको हम बीटा से डिनोट करेंगे. के आई जो है कि इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट हो गया, बीटा हो गया स्टेबिलिटी कांस्टेंट. तो इन दो इक्वेशन से आप देख रहे हो कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है रेसिप्रोकल है इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट के. ठीक है, बीटा इज इक्वल टू 1/KI. सो जनरल एक्सप्रेशन जो है वो इस तरह से शो करते हैं. यहाँ पे मेटल प्लस लिगेंड, मेटल लिगेंड बन रहा है, और ए पॉजिटिव एक्स नेगेटिव और बी पॉजिटिव जो है चार्जेस हैं यहाँ पे. सो चार्ज बैलेंस किया जाए अगर, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है ये आ जाएगी वैल्यू MLN, बी पॉजिटिव MA पॉजिटिव LX नेगेटिव N. न्यूमेरिकल वैल्यू जो है स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वो मेजर होगी स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स इन सॉल्यूशन. ठीक है, ग्रेटर जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा स्टेबिलिटी कांस्टेंट का उतना ज़्यादा स्टेबल होगा कोई भी कॉम्प्लेक्स. तो यहाँ पे ये वैल्यूज दी हुई हैं देखो इन रिएक्शन शी. ठीक है, NH3 4 2 पॉजिटिव 4.5 है ना. साइनाइड आयन जो है वो स्ट्रॉन्गर लिगेंड है देन NH3. यहाँ पे जो है हम एक और ऐड करते हैं. ऐसे तो वाटर को जो है हम क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेके चलते हैं, बट वाटर भी तो प्रेजेंट होता है ना. तो अगर वाटर प्रेजेंट है तो उसको रिमूव करेंगे तो उसके लिए फिर बीटा जो है वो कुछ और होगा, उसमें वाटर भी ऐड करना पड़ेगा. एज़ यूजुअल हम इसको इग्नोर करते रहते हैं, कंसंट्रेशन जो है इसकी ऑलमोस्ट सेम रहती है. बट अगर देखें कि अगर इसको रिमूव करना है तो H2O N-1 बहुत सारे स्टेप्स में होगा ये. ठीक है, N तक चला जाएगा. सो अगर इन स्टेप्स को हम ऐड करते जाएं तो बीटा N क्या होगा, K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू सो ऑन KN तक. ठीक है,
So ignoring water molecule, the formation of copper NH3 4 2 positive takes place in 4 step. तो यहाँ पे भी अगर वाटर को इग्नोर कर दिया जाए तो इस कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन है वो 4 स्टेप्स में होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी। स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है ये K1 K2। ठीक है, हर एक स्टेप का अपना स्टेबिलिटी कांस्टेंट। सो जैसे जैसे मोर अमीन ग्रुप ऐड किए जाएंगे सक्सेसिव स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज करती जा रही है। ठीक है, देखो K1 जो है 4.0, फिर K2 3.2, फिर K3 2.7, फिर K4 2.0, तो कम होती जा रही है, यानी स्टेबिलिटी कम होती जा रही है। उसी तरह से कैडमियम में भी। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ लॉग बीटा जो है हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से उससे पता लगा सकते हैं कि कितना स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। अगर ज़्यादा है लॉग बीटा की वैल्यू तो यानी कि वो मोर स्टेबल है, और अगर कम है तो लेस स्टेबल है। तो यहाँ पे कैडमियम NH3 4 जो है वो लेस स्टेबल है। इसीलिए जो है ग्रुप 2 की जो क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं हम, जब H2S गैस पास किया जाता है सॉल्यूशन के साथ, तो जहाँ पे कॉपर NH3 4 होगा, कॉपर सल्फाइड के प्रेसिपिटेट नहीं बनते हैं बट कैडमियम सल्फाइड के प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं अगर हम कैडमियम NH3 4 यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसके लॉग बीटा की वैल्यू भी कम है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आयन, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। सो चार्ज किस तरह का प्रेजेंट है सेंटर मेटल एटम के, जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। सो ट्राईवेलेंट मेटल आयन जो होंगे वो मोर स्टेबल होंगे देन डाईवेलेंट। हाउएवर इरविंग और विलियम्स ने इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ द लिगेंड, कैसा लिगेंड अटैच्ड है, उसके अलावा जो है स्टेबिलिटी ऑफ डाईवेलेंट आयन जो है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की कुछ इस तरह से बताई। ठीक है, सो जिंक जो है सबसे स्टेबल है। इस ऑर्डर को हम इरविंग विलियम्स ऑर्डर बोलते हैं। आपने लर्न कर लेना है, कई बार आपको 1 नंबर में ये क्वेश्चन आ भी सकता है। नेचर ऑफ मेटल आयन, मेटल आयन जो है वो 2 क्लास में ग्रुप किए गए हैं, क्लास ए क्लास बी। क्लास ए एक्सेप्टर जो है वो हैं ग्रुप 1, ग्रुप 2 अर्लियर मेंबर्स ऑफ ट्रांजिशन सीरीज, यानी कि ग्रुप 3 to 6। ठीक है, और वो क्या करते हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी। किसके साथ, अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिगेंड्स होंगे। क्लास बी एक्सेप्टर्स जो हुए जो कि ट्रांजिशन मेटल आयन, यानी कि आफ्टर ग्रुप 6 विच हैव रिलेटिवली फील्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, रोडियम, पैलेडियम और सिल्वर, गोल्ड, मर्करी एक्सेट्रा। ठीक है, ये स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। हैवियर मेंबर किसके, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन फैमिली के। बेसिक नेचर, जितना ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ लिगेंड की उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की। प्रेजेंस ऑफ चिलेट रिंग्स, अगर चिलेट रिंग्स प्रेजेंट है तो वो स्टेबिलिटी इंक्रीज कर देती है कॉम्प्लेक्स आयन की। Stabilization due to chelation is called chilate effect. So 5 and 6 membered rings जो हैं वो उनके लिए ज़्यादा होता है। इफेक्ट ऑफ मल्टीडेंटेट साइक्लिक लिगेंड्स, अगर लिगेंड जो हैं वो मल्टीडेंटेट हैं और साइक्लिक हैं और कोई भी स्टीरिक इफेक्ट नहीं है, यानी कि ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो स्टेबिलिटी जो है वो और इंक्रीज कर जाएगी। इसको हम मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, सो द स्टेबिलिटी ऑफ various complexes play an important role in एनालिटिकल केमिस्ट्री। सो एनालिटिकल केमिस्ट्री यानी कि जहाँ पे हम किसी भी मेटल आयंस के या एलिमेंट्स की डिटेक्शन करते हैं। ठीक है, इन द सेपरेशन ऑफ कॉपर फ्रॉम कैडमियम, निकल फ्रॉम कोबाल्ट, हमें अलग अलग करना पड़ता है। ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में इन सबको, तो वहाँ पे इसका यूज़ हो सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस यूनिट। ओके, थैंक यू।